ਜਿਹੜਾ चंडीगढ़ आ जाता है ना वो दुनिया के किस मेन फोकस लोगों का कमाने की तरफ रहता है और एन्जॉयमेंट से उनका ध्यान हट चुका है। तो अब जब मैं चंडीगढ़ से होके गया तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 5 दिन कमाएंगे, सैटरडे संडे वीकेंड पे एंजॉय करेंगे। जैसे जो काम को लेकर डिप्रेस्ड है, जो प्राइवेट जॉब्स में है, काफ़ी कोई अपना काम भी कर रहे हैं। मैं खुद मतलब एक स्ट्रेस भरी लाइफ से निकलना चाहता था कि सिविल इंजीनियर होने के बाद और फादर का बिजनेस होने के बाद, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास होने के बाद, बंदा कहता है कि यार एक तरफ तो बंदे को होता है कि लग्जरी लाइफ चाहिए। सत श्री अकाल, माई पंजाबी टीवी तुसीं देख रहे हो तो मैं हाँ जय वर्मा। कहते कि शौक का कोई मुल नहीं हुंदा और दूजी कहावत चंडीगढ़ नूं लैके भी हैगी है, कह रहे कि जिहड़ा चंडीगढ़ आ जांदा ना वो दुनिया के किस मर्जी कोने दे विच चल जावे उहदा दिल नहीं लगदा। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਫਾਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਵੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बढ़िया बढ़िया भाजी। भाई मेरा पहला यही सवाल है कि यार सिविल इंजीनियरिंग करनी, इंजीनियरिंग को लेके काफ़ी कहावतें हैं ना, अलग अलग चीज़ें जो हैं, जॉक्स वगैरह बनते रहते हैं। और उसके बाद सिविल इंजीनियर बनने के बाद, उसके बाद फादर का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद क्या शौक चढ़ा कि यार इवेंट्स वाली लाइन में दोबारा आना है? इवेंट्स तो शौक तो भाई पहले से ही थी, मतलब शुरू से ही अपना मन ऐसा लग गया है। जब सीयू में डिग्री कर रहे हैं वहाँ इवेंट्स कराते हैं उन टीमों में, मतलब उस टाइम हम लो लेवल पे काम करते हैं, छोटे लेवल पे, मतलब लाइक कि हमारे हेड के साथ हम जाएंगे, काम करेंगे। पर वो चीज़ थी कि सिनेरियो बन चुका था ना मन में कि ये चीज़ मैंने भी करनी है कल को। तो जब घर गए, डिग्री होगी तो घर जाके उस टाइम तो किसी ने मतलब वो हामी भरी नहीं कि हाँ करो, और इतनी हिम्मत अपने में भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम एज भी नहीं थी इतनी। अब ऐसा हुआ कि जब मैंने सारी चीज़ें अपने सेटल कर दी, ऑटोमेशन पे चला गया सारा बिजनेस कि हाँ हर चीज़ के लिए एक नया एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया कि हाँ ये चीज़ आप हैंडल करेंगे। फिर मैं फ्री हो गया। अब मैं फ्री हुआ तो फिर मैं अपने पैशन की तरफ आ गया। नहीं, पैशन की तरफ तो आगे, पर सिविल इंजीनियर होने के बाद और फादर का बिजनेस होने के बाद, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास होने के बाद, बंदा कहता है कि यार एक तरफ तो बंदे को होता है कि लग्जरी लाइफ चाहिए, पैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ पैसा होने के बावजूद भी, काम होने के बावजूद भी बंदा शौक की तरफ जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट करता है स्ट्रगल को। सर होता पता है क्या है, जिसके पास पैसा नहीं होता वो पैसे की तरफ दौड़ता है, जिसके पास पैसा होता है उसको पता लगता है कि लाइफ में और भी चीज़ें हमने करनी है। स्टार्टिंग से स्ट्रगल करनी, जीरो से स्टार्ट करना, आखिर फिर एक एक कहते हैं कि एक तरफ से दोबारा लाइफ शुरू करनी है अपनी, तो हर एक चीज़ हार्ड हो जाती है, हर एक चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है। फैमिली फ्रेंड्स कहते हैं यार इतना अच्छा खासा तो कमा रहा है, जी जी जी। तो क्या शौक पड़ा है? नहीं, काफ़ी चीज़ें मेरे को भी काफ़ी सुनने में आई ये चीज़ कि आपका बिजनेस चल रहा है, आप क्यों इस चीज़ में घुस रहे हो, क्यों जीरो से स्टार्ट। पर वो बोलते हैं ना कि एक चीज़ होती है कि दिमाग में बैठी होती है शुरू से, वो शुरू से बैठी थी दिमाग में, वो करनी थी। आज नहीं करता मैं, 2 साल बाद करता, 3 बार करता, लेकिन करनी थी ये चीज़। तो मैंने सोचा अब टाइम है, और इस चीज़ का मेरे को काफ़ी मतलब फिर क्रेज़ भी चढ़ा हुआ था। तो बस मैंने टाइम देखा, अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? अपने आप को कहते हैं कि अपने आप को जानना भी एक बहुत बड़ा टास्क है आज के टाइम में, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती हैं और सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, काफ़ी आजकल लाइफ डिस्टर्ब है लोगों की। आप भी जब सीयू में होगे तो देखते होगे फ्रेंड्स को कोई ना कोई टेंशन रहती है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। कोई सोशल मीडिया से देखकर भी ये सोचता है कि यार उसके पास वो गाड़ी है या वो ब्रांड पा रहा है या उस पर ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। आधे लोग तो इसी करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हुई? सर होता मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जो काम को लेकर डिप्रेस्ड है, जो प्राइवेट जॉब्स में हैं, काफ़ी कोई अपना काम भी कर रहे हैं। मैं खुद मतलब एक स्ट्रेस भरी लाइफ से निकलना चाहता था कि हाँ इसको एक
सेटअप करके ऑटोमेशन पे डाल के कुछ ऐसा करूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ के थोड़ा अपना स्ट्रेस फ्री करें। तो फिर बस एक दिन ऐसे बैठे बैठे मेरा मतलब चलता तो रहता है, मतलब दिमाग में काफ़ी घुमाता हूँ इस चीज़ों में तो फिर वो बस चलता रहा। तो उस दिन चलते चलते दिमाग में आया कि नहीं यार अब शुरू कर देते हैं। तो मैंने पहले बताया नहीं किसी ने, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करता तो सभी ने ये मना ही करना था, आपको पता है फिर कैसा होता है ना। तो फिर बस वो किसी ने मना करना था, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप उस पर अकेले अपने साइलेंट माइंड से काम करना शुरू कर दिया। अपनी एक टीम बनाई, अपने फ्रेंड्स को जोड़ा और बस वही फर्स्ट बाइक राइड अपने प्लान कर ली और उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। तो घर वालों को नहीं बताया उस टाइम? किसी को पता नहीं था। घर वालों को संडे को राइड जानी थी, फ्राइडे को पता चला कि राइड पे जा रहा है लड़का। मम्मी की चप्पल और पापा का डंडा तैयार होता था वो चीज़ तैयार थी, लेकिन उससे बचने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है ना फिर। तो कैसे बताया घर वालों को, और लोगों को कैसे समझाया, और अपने कहते कि रिश्तेदारों को कैसे समझाया कि भाई इतने बढ़िया बिजनेस के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद? वही ना, मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है। मेरा एक फैमिली, मतलब हमारे एक फैमिली फ्रेंड है पापा के, उनका लड़का मेरे साथ राइड पे जा रहा था, ठीक है। तो उसने अपनी तरफ से सोचा कि मैं हैंडल कर लूँगा, कोई बात नहीं, तू मत बता, मैं बताऊंगा, ओके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब आप बता दो। मैंने उसको मना भी किया, मैं चल रहने दे, वो जिद कर रहा था, नहीं मैं बताऊंगा। जब उसने बताया तो जो सारा गुस्सा मेरे पे उतरना था वो वहीं उतर गया उसके ऊपर। मैं बच गया। अच्छा घर आए, घर में पता चला, पापा ने फिर शो नहीं किया कि उनको पता चल गया, बट मेरे को तो पता लग गया कि उनको पता लग गया। बस मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप गया साइलेंटली। मैं कहा संडे को हम राइड पे जा रहे हैं। बोले कितनी बाइक्स हैं? मैं कहा 12 बाइक्स हैं। तो पहले तो वो हैरान हो गए कि इस बंदे ने अकेले ने 12 बाइक्स कैसे इकट्ठी कर ली, वो भी हमीरपुर जैसे शहर में। क्योंकि वहाँ पे मेन फोकस लोगों का कमाने की तरफ रहता है और एन्जॉयमेंट से उनका ध्यान हट चुका है। तो अब जब मैं चंडीगढ़ से होके गया तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 5 दिन कमाएंगे, सैटरडे संडे वीकेंड पे एंजॉय करेंगे। एक लाइफ का बैलेंस बना के चले, जिससे ना वो स्ट्रेस में आते हैं, ना वो मतलब अपना माइंड प्रेशर रहता है। वो चीज़ वहाँ पे कमी है उस चीज़ की हमीरपुर में, या हम ओवरऑल हम कह सकते हैं हिमाचल में इस चीज़ की कमी है। लोग एक साइड फोकस मार रहे हैं कमाने की तरफ, लेकिन अपना वो लाइफ भूल जा रहे हैं। उनका बस ये है कि कमाओ कमाओ कमाओ, और बस बाकी कोई एन्जॉयमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। उनका एक वो मतलब बोलते हैं ना, नाक की सीट पे चलने वाला, वो चीज़ बन गई। तो ये चीज़ फील कब करी आपने, कब ऐसा आपको महसूस होने लगा अंदर से कि यार ये हमीरपुर के लोग या हिमाचल के लोग ये चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहे या इस चीज़ को जी नहीं पा रहे हैं? यहाँ पे आते हैं ना हम चंडीगढ़, आपको हर सेक्टर में कोई ना कोई क्लब्स मिलेंगे, कोई ना कोई एंजॉयमेंट की जगह मिलेगी जहाँ बंदा जाता। आप हिमाचल जैसी जगह पे जाओगे, आपको एक घर यहाँ मिल रहा है, दूसरा घर आपको 10 किलोमीटर बाहर मिलेगा। उसके बीच में ना कोई एंजॉयमेंट प्लेस है, ना कुछ है। नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं है। लोग 8 बजे लाइटें बंद करके सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अब 5 बजे उठ के भी कोई बढ़िया काम नहीं करेंगे, अपना घर का काम करेंगे, 9 बजे ड्यूटी चले जाएंगे, 5 बजे वापस आके फिर से अपना घर का काम करेंगे और 8 बजे सो जाएंगे। बस ये लाइफ चल रही है। मैं बस वो चाहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा ना लोग फील करें कि भाई आप ज़िंदगी में आए हो, एंजॉय करने आए हो। एक लाइफ है, दोबारा नहीं मिलेगी आपको ये लाइफ। आप इसमें भी कमाने की तरफ घुसे रहोगे कि हाँ जी हम कमा रहे हैं, तो आप एंजॉय कब करोगे? पर लाइफ में देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कल को आप भी, मान लो आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आप भी एक तरफ तो ये सोचोगे कि यार मैं अपने बच्चों को लेकर हूँ, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे खाए पिए, अच्छे कपड़े डालें, अच्छी सुख सुविधाएं हों। पर लोग ये सोच रहे हैं। और सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, 5 दिन काम करो, 5 डेज आपने वर्क कर लिया, आप कमाओ ना उस चीज़ में आप अपना ध्यान मत डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन जो 2 दिन आप सोच रहे हो कि यार मैं सैटरडे संडे रखता हूँ, एक वीकेंड रखता हूँ, इसमें एंजॉय मारते हैं। हाँ अगर आपको कोई काम है, आप एक सैटरडे संडे मिस कर दो, आप नेक्स्ट में एंजॉय कर लो, आपको कौन मना कर रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महीने के 4 संडेज ही एंजॉय करने में लगा दो, आप एटलीस्ट 2 तो लगाओ, 1 तो लगाओ। थोड़ा लाइफ का फोकस तो चेंज करो, घूमो फिरो, मतलब थोड़ा देखो बाहर की दुनिया कैसी है। कहते हैं कि इंसान को एक चीज जो आपको खुशी देती है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि महीने में 1 आध दिन तो कर लेनी चाहिए। अगर आप अपने आप को नहीं खुश कर पा रहे तो आप किसको क्या खुश करोगे? वही चीज़ है ना कि आप खुद ही खुश नहीं है तो आप फैमिली को कैसे खुश रखेंगे? तो आपने इवेंट्स का काम सोचा, अकेले शुरू करा, टीम जोड़ी, जब पहले इवेंट पे गए क्या क्या मुश्किलें आई, और जब इवेंट सक्सेसफुल हो गया और कैसे कैसे हुआ वो मैं कहानी जानना चाहूंगा। उसके बाद कितनी खुशी हुई? बस वही है ना कि अभी भी खुशी हूँ मैं उसको लेके, सोच देख सकते हो ब्लश कर रहे हैं। सक्सेस ही ऐसी चीज़ है ना सर। हुआ क्या कि फर्स्टली तो सो रखे थे, सुबह उठे, दिमाग में आया कि यार चलो राइड करवाते हैं। ठीक है, बाइक मैंने ले रखी थी, फैमिली वाले इतने पॉजिटिव में बाइक लेके दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक ली थी। 2 व्हीलर है ना, तो थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं सिंगल चाइल्ड को लेके ऐसे लेके। तो डेट्स वाई, तो मतलब मेरे जैसे और भी कई हैं
जिनके पेरेंट्स इतने पॉजिटिव हैं फिर तो वो सोचते हैं कि नहीं यार इतना टू व्हीलर एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच ठीक है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सिंगल चाइल्ड को लेकर सबका होता है। तो बस उसी चीज़ को मेरे को करना था कि वो पॉजिटिवनेस भी उनकी थोड़ी ख़त्म हो जाए और मैं उनको एक एग्जांपल दे सकूं कि भाई करके दिखाऊंगा तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये कर सकता है ना। तो बस वही चीज़ है, मैंने प्लान कर ली सारी चीज़ें, बताया नहीं किसी को, मैंने बंदे भी जोड़ लिए मैंने सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट्स उठाना शुरू किए जो बंदे राइड करते थे, ठीक है, उन लोगों को जोड़ा आपस में। जब सब कुछ प्लान हो गया, वेन्यू डिसाइड कर लिया कि राइड कहाँ से जाएगी, कहाँ को जाएगी, डेस्टिनेशन डिसाइड होगी, लाइनअप तैयार कर लिया, अपने साथ दोस्त जोड़ लिए कि आप मैं लीड करूँगा, तुम ये चीज़। चलो इंटरेस्ट सेम हुआ है ना, एक तरफ से इंटरेस्ट सेम हो गया तो उन्होंने बोला कि यार हम चलते हैं। पर एक सबसे क्या कहते हैं हार्ड काम होता है कि बंदे इकट्ठे करना, स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा। तो भाई खर्चा 12 जनों ने चलना है, पेट्रोल भी लगेगा, आना जाना भी है, खाना पीना रहना भी है। और कहते हैं कि आजकल तो आपके साथ 2 जने हो तो वही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? सर पहले तो हमने स्पॉन्सर्स वाली चीज़ तो दिमाग में डाली नहीं। हमने लोगों को बोला कि अगर आपको इंटरेस्ट है आप आओ, अपने खर्चे पे जाओ, एक बार जाके देखो, नेक्स्ट राइड पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि आपका खर्चा कम होगा। उस चीज़ में लोग आए यही सोच के थे कि हम अपने खर्चे पे जाएंगे। लेकिन इन बिटवीन मैंने क्या किया, वहाँ पे जैसे रॉयल एनफील्ड की एजेंसी थी, मैं वहाँ गया बात करने, KTM वगैरह में गया, लेकिन हमारे साथ बाइक्स मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड्स की थी। तो रॉयल एनफील्ड वालों ने बोला ठीक है ओके, आप इतना अमाउंट ले लो, हम ये चीज़ आपको स्पॉन्सर करें, उस अमाउंट में आप जो मर्जी कर लो, मतलब ठीक है। तो हमने चाहे पेट्रोल डलवा लो या रह लो या स्नैक्स कर लो, खा लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। वो चीज़ होगी। तो जब वो भी हुई थी फ्राइडे को, तो 2 दिन पहले देख लो फिर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद हमने राइडर्स को बताया भी नहीं। जब वो राइडर्स आ गए फिर मैंने उनको अनाउंस किया कि ऐसी ऐसी बात है। वेन्यू पे जहाँ पे हम थे उन्होंने भी रिफ्रेशमेंट अरेंज कर दी थी, लाइक पानी वगैरह बंदों आने के लिए, ठीक है। उस चीज़ से थोड़ा सा लोग होते हैं कि नहीं यार अरेंजमेंट अच्छा है। तो वो करके साथ में जब रॉयल एनफील्ड वालों ने किया तो वो हो गया। साथ में एक बहुत अच्छे से राइडर्स थे हमारे साथ, उनका भी बचपन मतलब शौक़ है उनका राइडिंग करना। तो उनकी एज होगी अराउंड 45 प्लस है। तो उनके पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक थी ब्रॉन्ज में। तो उन्होंने जैसे वो आए, उन्होंने पहले भी 1-2 बार मेरे को बोला कि मैं लंच स्पॉन्सर करूँगा, पर मैंने मतलब ज़्यादा नहीं किया। मैं कहा क्या पता कई बार बंदा देखता है कि नहीं यार इतने ज़्यादा बंदे हो गए तो फिर शायद मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैंने उनको इतना ना अपने राइडर्स को ये चीज़ बोली। लेकिन जब वो आ गए उन्होंने फिर से ये चीज़ बोली कि लंच मेरी तरफ से है। लंच का वहाँ से हो गया, ठीक है। पेट्रोल वगैरह तो चलो सब ने अपना डलवाया पहले, फिर रिफ़्रेशमेंट मेरी तरफ से होगी। बस वैसे जाते जाते जो भी मेन थे जूस वगैरह ये वो सब कुछ हम कर दिया अरेंज हमने। तो जो आए वो चलो खुश ही थे, बाकी उनको पता है कि वो खुश थे कि नहीं थे। देखो भाई इतने बढ़िया बिजनेस के बाद दोबारा से शुरू करा, उसके बाद ये इवेंट्स का काम होता है कि इसमें मेन चीज़ मैटर करती है पैसा जी। तो आपका पल्ले से पैसा जा रहा है और आपको एक बारी दिल में फील नहीं होता पल्ले से पैसा गया? 1-2 बारी जाता है वो पैसा तो हम कहीं और भी तो उड़ाएंगे ना। वो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक जोड़ के रख लिया, क्योंकि हमारा बिजनेस में क्या हिसाब होता है, बंदा बिजनेस में जब पैसा लगाता है ना, वो पैसा जब रिटर्न आता है तो बंदा सोचता है मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। जब तक वो जेब में पड़ा है ना, बंदे के शौक जागते रहते हैं। जब वो जेब से चला जाता है ना, फिर बंदा सोचता है यार इसको मैंने सेव कर लिया था। और वो चीज़ नहीं हो पाती, सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। आप जितना जो शौकीन बंदा है उसकी सेविंग्स नहीं हो पाती। कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, कोई याद हो किसी दोस्त मित्र ने, कोई रिश्तेदार ने कि यार फैमिली बिजनेस को छोड़ के कौन सी लाइन में गया? एक थोड़ी मिले हैं, बहुत मिले फिर भी 1-2 कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले 1-2 कमेंट्स याद रहते हैं। बस ऐसे ही कि क्या पंगे लेता रहता तू अपनी वे में, जैसे पंजाबी में बोलते ना कि पंगे लेंदा रहता था। बस वही चक्कर है, वेला बैठा तेन रोटी हजम नहीं हो रही है घर बैठे बस वो चीज़ चल रही थी। बस चलते मदर फादर ने कुछ बोला? नहीं, इतना नहीं। ऐसे मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं हर चीज़ में ना। तो शुरू में तो बेशक थोड़ा सा उनको एक्चुअली ये हो जाता है कि अरेंजमेंट कैसे करेंगे। जब सब कुछ लाइनअप हो चुका था फिर उनको लगा कि नहीं जब सब कुछ ठीक है तो वी शुड गिव हिम ग्रीन फ्लैग, जाओ। तो उसके बाद पहली राइड कहाँ से कहाँ तक की थी? उसके नेक्स्ट राइड जो प्लान करी वो कहाँ से कहाँ तक की? फर्स्ट राइड थी हमारी 15 सितंबर को ऑर्गेनाइज की थी। वो चली थी हमीरपुर से कोल डैम बिलासपुर के लिए। ठीक है। तो और सेकंड राइड हमने की थी 29 सितंबर को, वो चली थी हमीरपुर से। तो उसके 14 दिन बाद ही दूसरी राइड दूसरा इवेंट कर दिया था। इतनी एक्साइटमेंट है नहीं, एक्चुअली मेरे वहाँ पे जो लोग हैं ना उनको एक्साइटमेंट अंदर है, लेकिन मतलब
वे नहीं मिलता ना करने का। अब राइड्स पे जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितने जाते हैं, 2 या 3 बाइक्स जाती हैं, मतलब मैं हूँ, आप हो गए, कोई एक तीसरा दोस्त आजकल और तो है। देखो प्रेशर जॉब का इतना होता है। हाँ हाँ, रात को प्लान तो सबका बन जाता है, भाई चलेंगे बस वही चलेंगे, चीज़। जब सुबह कॉल करते हैं भाई ऑफिस जाना है, बस भाई मैं वो नहीं आ मजबूरी पाऊंगा, है। आई एम सो, इसी चीज़ के लिए तो मैं संडे को प्लान करता हूँ ये चीज़ें। हाँ। अब संडे को प्लान करके बंदा ऐसा होता है ना, यार छुट्टी है चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, तो ऐसा है। तो दूसरी वाली कहाँ से कहाँ तक की करी थी वो राइड? हमीरपुर से धर्मशाला। धर्मशाला तक। वो सिंगल डे की थी? नहीं सिंगल डे की राइड्स अभी दोनों जो जितनी भी हुई, मतलब 2 राइड्स हुई हैं, सिंगल डे की राइड्स हुई हैं फिलहाल। और कौन कौन से इवेंट करा चुके हैं आप? बाकी अभी रिसेंटली 13 अक्टूबर को हमने मैराथन कराई है हमीरपुर में, वो गांधी चौक हमीरपुर से ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो हमीरपुर में आपने बोला कि लोग इतना एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे इतनी, तो जब मैराथन करवाई उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी करा कि जी कॉम्प्लीमेंट्स तो काफ़ी है उस चीज़ को लेके, तो मैं नहीं झूठ बोलूँगा, काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं इवेंट अच्छा हुआ है, ठीक है, और कई सजेशंस भी मेरे को काफ़ी मिले कि आप ये चीज़ और बेटर मैनेज कर सकते थे। तो मैं कह ठीक है, मैंने उनके रिव्यूज़ भी लिए, उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी लिए। अब नेक्स्ट इवेंट जो हम करवाएंगे उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर वही है ना कि आप करके बंदा सीखता है गलतियों से। इसमें क्या क्या सीखा आपने? बस इसमें यही सीखा कि थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था। बाकी जो मैंने करवाया जिस हिसाब से इवेंट, एक्चुअली वही है ना कि मैं चंडीगढ़ से गया तो मैंने चंडीगढ़ वाली थिंग वहाँ रख दी जाके, तो वहाँ जब रखी तो उनके लिए तो वो चीज़ होगी ना कि ये प्रॉपरली मैनेज था सब कुछ, ठीक है, चीफ गेस्ट आए हमारे, सब कुछ हुआ। पर कई चीज़ों में होता है ना, एंड टाइम पे कई लोग बैक स्टेप ले लेते हैं और चीज़ें आपने प्लान की होती है, आप सोचते हो कि चल जेब से भी निकल जाए, कोई चक्कर नहीं है, उसके बाद जब लोग एन मौके पे बैक स्टेप ले लेते, कुछ ऐसा भी हुआ नहीं आपके पास? हाँ ये भी हुआ था ऐसे, चलो मैं मेंशन नहीं करना चाहता, अब कर ही दिया तो बता देते हैं। एक्चुअली हमने एक एसोसिएशन में करने लगे थे हम इस चीज़ को, तो एक पार्टी और थी मेरे साथ, जो नाम नहीं लूँगा मैं। एंड टाइम पे हुआ क्या कि वो बैक ऑफ कर गए कि हम नहीं करेंगे। डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्ट वे में, कि मैंने नहीं मांगी थी ये चीज़, आप लोग आए, आप लोगों ने अपने आप की, काफ़ी धक्का लगा मेरे को उस चीज़ का। तो इवेंट को भी 2 ही दिन रह गए थे। अच्छा फिर जब मैनेजमेंट की बारी आई तो एक तो मैंने शुरू से किया सब कुछ अकेले था, फिर जब लास्ट में था मेरे को चल एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है ना कि चल वो है साथ में बंदा, तो हमारा ऐसा प्लान था कि अगर कोई स्पॉन्सर नहीं भी आता है तो हम 50-50 सारा खर्चा डिवाइड कर लेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि स्पॉन्सर तो कोई आया नहीं, साथ में खर्चा इतना बैठ रहा है, वो बंदा बैक ऑफ कर गया। तो खर्चा कितना, लाखों में बैठ रहा था कि हज़ारों में? नहीं मेरा 1 लाख से ऊपर लग गया। अच्छा, तो वो पल्ले से दिया? बस वो कर, तो घर वालों ने कुछ नहीं बोला या कुछ? शौक वहाँ पे भी यही चीज़ चली, भाई बेटे का पैशन है चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो घर वालों ने बोला नहीं कि पैशन है तो ठीक है भाई, पैशन की तरफ रख, हमारे पैसे क्यों जान रहा भाई? ऐसा नहीं होता ना सर, तो मतलब वो चीज़ आती है बीच में, लेकिन मतलब जब पेरेंट्स देखते हैं ना कि इस चीज़ में, या मेरे भी कल को आगे मतलब कोई होगा तो मैं भी देखूंगा नहीं यार इसका इंटरेस्ट है इस लाइन में, अगर इस दिल से घुसना चाह रहा है ना तो इसको इस साइड घुसा देते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे 3 इडियट मूवी में होता बस है ना, वही बात है, मौका भी था, गेट के बाहर गाड़ी भी खड़ी थी सब कुछ था लेकिन गया नहीं। तो इस टाइम देखो ये एज होती है ना, इस एज में ये बंदा सोचता है कि घर वाले सोचते हैं कि शादी की एज भी है, एक तरफ से बंदा सोचता है कि अच्छे प्रोफेशन में है, फैमिली बिजनेस है, पैसा बढ़िया आ रहा है, पीक पे होता है पूरा, और रिश्तेदार कोई आगे जानकार होते हैं वो भी मतलब घर वालों का बोलना शुरू कर देते हैं कि लड़के की शादी करानी है, रिश्ता है वो, दूसरी तरफ से उसी पीक टाइप पे शौक की तरफ आ जाना, तो कुछ महसूस होता है? नहीं ऐसा तो है, पर क्या करें अब, शौक तो पूरा एक्चुअली मेरे क्या, जब मेरे को कोई बोलता है ना कि यार इस शादी की एज होगी, मैं कहा जी होगी है, बोले लड़की ढूंढी, मैं कहा नहीं ढूंढी है, बोले फिर किससे, मैं कहा ढूंढो लड़की करवाओ शादी, बंदा खुद ही बोलता है अच्छा इतना इंटरेस्ट है, चलो फिर वो चुप हो जाते हो साइड। तो अब कुछ, अब आके करना क्या है इवेंट्स वाली लाइन में, क्या सोचा है, विजन क्या रखा है, रोड मैप क्या है? रोड मैप ऐसा है कि बाइक राइड्स तो हमारा एम्बलम बन चुका है ना, कि हम इससे शुरू हुए थे, ये चलता रहेगा थ्रू आउट द, जब तक ये कंपनी चलेगी ये चीज़ चलती रहेगी, साथ में हम और इवेंट्स प्लान करते तो रहेंगे। आपने अपनी कंपनी बनाई है, क्या नाम है उसका? माउंटेन टॉक मास्टर्स के नाम से, अभी कंपनी रजिस्टर नहीं की है, ठीक है, उसका एक नेम दिया कि एक ग्रुप बना रखा है, तो आने वाले कुछ टाइम में हम उसका रजिस्टर भी कराने वाले हैं। तो कितने मेंबर बन चुके हैं आपके? इस वक्त 10-12 मेंबर्स हैं जो मेरे पर। हमीरपुर के हैं क्या? नहीं मल्टीपल जगह हमीरपुर के हैं। तो बाइक्स का कैसे सोचा इवेंट्स का, कि हर पर मंथ कराना है या थोड़ा गैप दे देंगे? नहीं मंथ में ऐसे मेरे हिसाब से तो मैं तो सोच रहा हूँ एटलीस्ट 2 संडे तो मैं कवर करूँ मंथ के,
बट कई बार होता है, टफ हो जाती चीज़ें, तो एक तो हो गई होगा, एक संडे हो गई होगा। तो फिर उसमें हर एक चीज़ मैनेज कैसे करोगे, स्पॉन्सर्स को कैसे मैनेज करोगे और बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि एक बारी तो एक महीने में मान लो कि किसी ने स्पॉन्सर कर दिया और अगली बारी गए तो वो बोलेंगे यार। सर लाखों कंपनीज हैं इंडिया में, जब हम उनको अप्रोच करेंगे ना तो कोई तो आएगा, नहीं आएगा तो हम खुद करवाएंगे। तो कुछ ऐसा भी सोचा कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बड़े बड़े ग्रुप्स देखते हैं जी। और सोशल मीडिया पे वायरल भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और सोशल मीडिया से भी इनकम काफ़ी हो जाती है। उसमें मैंने अभी रिसेंटली अपना चैनल बनाया यूट्यूब पे, MT Masters 999 करके, और इंस्टाग्राम भी मेरा MT Masters 999 करके है, ठीक है। उस पर हमारे जो इवेंट्स के जितने भी शूट आउट्स हैं वो डलेंगे यूट्यूब पे, अब जो देखेंगे उस हिसाब से चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो ऐड की है जितने भी इवेंट्स, वो सब सोशल मीडिया पे हुआ है, मतलब कोई फिजिकल ऐड नहीं चली, कोई बैनर्स नहीं लगे हमीरपुर में, कोई माउंटेन टॉप मास्टर्स का नाम किसी की पता नहीं, जब हो गया इवेंट तब पता चला कि ये माउंटेन टॉप मास्टर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे। तो सिर्फ बाइक राइडिंग में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, मेरे को हर इवेंट्स है। कोई कार वगैरह में भी जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं गाड़ियाँ तो सर बचपन से शौक है गाड़ियों का, तो मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ अपनी खुद की पर्सनल कार्स हैं। अच्छा। तो कोई तैयार भी कराई है, लिफ्ट लुफ्ट करवा के, चौड़े चौड़े टायर डलवा के? मतलब जो चंडीगढ़ आने के लिए रखी हो तो सिंपल रखी है, आपको पता है चलान हो जाता है हर चौक पे, वो तो सिंपल रखी है, नीचे खड़ी है, उस बिल्कुल सादी गाड़ी है, कुछ स्टॉक है वो जो हिमाचल में रखी है शौक पूरा करने के लिए। उसमें काफ़ी चौड़े चौड़े टायर डलवा रखे हैं, लिफ्ट करवा रखी है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा बनाया है उसका, मतलब वो तो ऐसी है, मतलब जहाँ मर्जी ले जाओ उसको, खड्डों नालों में जहाँ मर्जी ले जाओ ऑफ रोडिंग के लिए। मतलब वो स्पेशल तैयार वो बोलेरो कैंपर रखा है मैंने, ठीक है। बोलेरो कैंपर एक तो है वो महिंद्रा का, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, ऊपर से पूरा तैयार करवा के रखा है। तो 4x4 है? नहीं, टॉप मॉडल में इनका 4x2 ही आता है ना। अच्छा। हाँ, तो बेस मॉडल मैंने लिया नहीं, टॉप पे जाना था, पर फिर भी उसमें ऐसा होता है पीछे वेट डाल लो अपना जहाँ मर्जी ले जाओ, आज तक फंसा नहीं वो कहीं पे भी। तो आखिरी सवाल है मेरा, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी इस टसल में फंसे हुए हैं कि भाई प्रोफेशन, शौक और बीच में अटके रह जाते हैं? मैं अपना एक क्लियर कर दूं, मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा नहीं है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है और मेरी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें पूरी है, लेकिन साथ में जो मेरा लेजर टाइम होता है, जब मैं फ्री बैठता था, उस फ्री टाइम को मैंने अपने पैशन में कन्वर्ट कर दिया। तो सभी से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने प्रोफेशन को मत छोड़ें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रोफेशन छोड़ रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल भी तो है, आपको पैसे भी तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, तो उस चीज़ के लिए आप चलेंगे। कह रहे कि भाई जिंदगी जीनी है, काटनी थोड़ी है। तो हरदेव सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ है और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये टाइम पीक टाइम होता है और भाई अगर इस टाइम थोड़ी मस्ती कर ली, शौक पुगा लिया तो पुगा लिया, नहीं तो उसके बाद जब शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो जाएंगी कि आपको टाइम ही नहीं लगेगा, अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, और जब वो चीज़ें सोचोगे तो आपको अपने शौक जो हैं कहीं ना कहीं मरते हुए दिखाई देंगे कि हम सोचते हैं कि ये पैसा शौक पे लगाना है, ये पैसा फैमिली में लगाते हैं, इस पैसे को सेव करते हैं, आने वाले टाइम में काम आएगा। तो ये टाइम होता है और इस टाइम में अब मेरे को एक चीज़ और भाई की अच्छी लगी कि अपने प्रोफेशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं और अपने शौक को भी लेके चल रहे हैं। जो टाइम फ्री था उसको अपने शौक में लगाया, और शौक भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी जो आपका प्रोफेशन है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, और ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग बैठे रहते हैं और नेगेटिव होते रहते हैं कि यार हाय मर गए, हाय लुट गए, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। तो ज़िंदगी जीनी है भाई, काटनी नहीं है। अपनी ज़िंदगी में किक ढूंढो कि आपको कहाँ से किक मिलती है, और आपको पॉजिटिव आप कहाँ से हो सकते हो कि यार कि ये चीज़ अच्छी होगी। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, पॉजिटिव चीज़ों के पास जाओ, तो आपको खुद ही फील होने लगेगा कि यार ज़िंदगी कितनी अच्छी है। और आप ये भी सोचोगे कि यार काश एक दिन में 24 से ज़्यादा घंटे होते, तो दिन ही बड़े छोटे हैं। तो ये ज़िंदगी जीने का स्टाइल है। तमाम बातचीत की है, सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।